हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी लगातार मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए बहुत सारी क्लासेज उपलब्ध करा रही है। ठीक है, वो हम लोग के ध्रुव बैच के अंतर्गत हो या फिर सृजन के अंतर्गत हो या फिर यूट्यूब पर फ्री में मेंस मैराथन की आप लोगों को क्लासेज जो मिल रही हैं वो सभी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर अभी तक यूपीएससी हिंदी जैसा, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यूपीएससी हिंदी के जैसा मेंस एग्जाम को लेकर के कोई भी स्ट्रेटजी अभी नहीं चली है। ठीक है, तो आप सभी अगर मेंस एग्जाम देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको मेंस एग्जाम पर फोकस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग करने क्या वाले, आज हम लोग करने ये वाले दोस्तों कि हम लोग का जो सृजन का बैच था, ठीक है, जो कि आज 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला था, हमने उसको 5 सितंबर तक टालने का प्रयास किया। ठीक है, हम लोग टाल क्यों रहे इस बात को समझिएगा। देखिए, 2 सितंबर से हमारा डेट था, हमने इसको कहा कि 5 सितंबर से आप लोगों को पहला प्रश्न मिलेगा। पहला प्रश्न जो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोगों को प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है। पहले दिन डे 1 के अंतर्गत जो टॉपिक पर प्रश्न आएंगे वो आपको यहां पर टॉपिक लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न नहीं लिखा गया है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक का नाम दिया गया है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना यह है कि इन टॉपिक से कैसे प्रश्न को क्रिएट किया सकता है, इस बात को समझिएगा। देखिए, एक बात समझिए, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़े हो, किसी बुक को पढ़े हो, कोई सिलेबस पढ़े हो, कुछ पोर्शन को देख रहे हो, आपके मन में ख्याल उत्पन्न होना चाहिए। आप ये सोचिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में अथवा मेंस में बन सकते हैं। आज हम लोग करने यही वाले हैं। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, जीएस 3 का हमारा एक टॉपिक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जीएस 3 का जो हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है दावन अथवा फॉरेस्ट फायर। ठीक है, अगर मैं सिंपल अर्थों में कहूँ तो इसी को हम लोग वनाग्नि कहते हैं, और अगर इसको सिंपल इंग्लिश में कहूं तो मैं फॉरेस्ट फायर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ टर्म है जो कि दावानल, फॉरेस्ट फायर, वनाग्नि, वाइल्ड फायर, इनके रूपों में जाना जाता है। ठीक है, एनडीआरएफ के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि वनों में जो अनियंत्रित आग होती है उसको हम लोग वनाग्नि अथवा दावानल के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात। हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करेंगे यही कि इस टॉपिक से प्रश्न को क्रिएट करेंगे और उस प्रश्न के माध्यम से प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करेंगे। उत्तर के लिए कौन कौन से सोर्स को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, कहां से हम लोग को टॉपिक लिखना चाहिए और किसी प्रश्न की डिकोडिंग कैसे करनी चाहिए, इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों कि इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है ना, उस प्रश्न को बनाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न कैसा बन सकता है, प्रश्न आप लोग का एक बन सकता है कि वनाग्नि के कारणों को बताते हुए, जो फॉरेस्ट फायर है उसके रीजंस को बताते हुए इसके प्रभावों पर, इसके इंपैक्ट पर चर्चा करें। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो मैंने आप लोगों से एक वीडियो बनाया था मेंस को लेकर के, एक ट्रिक मैंने आप लोगों से बताई हुई थी, और उस ट्रिक के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी आप लोगों से प्रभाव पूछा जाए, ठीक है, तो उस प्रभाव को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रभाव होगा एक आपका पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रभाव के अंतर्गत आप चाहो तो समाज के जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप इंपैक्ट को यहां पर बता सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। आज हम लोग इसी तरीके को थोड़ा फॉलो करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि ऐसे किसी भी उत्तर को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, प्रश्न बेहद सिंपल सा है। अभी हमको प्रश्न नहीं पता, देखिए ध्यान समझिएगा, सृजन में एग्जैक्टली ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा ये बात हमको नहीं पता है, लेकिन हम इस प्रश्न को बेस बनाते हुए, ठीक है, हम एक उत्तर की स्ट्रक्चरिंग यहां पर करेंगे। उससे पहले एक बात और समझिए, बहुत से लोग बार बार मैसेज करके प्रश्न पूछते हो कि सर हमको सृजन ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर हमको डेली आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करना चाहिए। बात को समझिएगा आप लोग दोस्तों। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आप सभी के मन में उत्पन्न होता होगा और मैं समझता हूं कि किसी विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न आना भी चाहिए। ठीक है, उत्तर लेखन कब किया जाए इसका प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप कभी भी, ध्यान देना, अगर आप कभी भी सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहते हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी हो अथवा यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा अन्य कोई स्टेट पीसीएस हो जहां पर मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आंसर राइटिंग कराई जाती है, ठीक है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आप ये वेट करो कि नहीं हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें और उसके बाद हम मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस में जो समय मिलता है ना, वो समय बहुत कम होता है। ध्यान दीजिएगा, वो समय बहुत कम होता है, और चूंकि समय बहुत कम होता है तो जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी बहुत पहले से मेहनत कर रहा होगा, ऑब्वियसली उसको मेंस में फायदा होगा। ठीक है, और मेंस में जो आगे बढ़ेगा वही उसको इंटरव्यू में वहां पर और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, अगर आपको सफल होना है तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए, एक बात होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट एक बार आपने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा है तो आप आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है। यहां पर आपको कोई अन्य फंडामेंटल बुक्स, कोई अन्य बेसिक बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग के प्रोसेस के दौरान आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है एनसीईआरटी आपको पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर बात समझिएगा। एनसीईआरटी या फिर अगर मैं कहूं तो इसके अलावा जो भी बेसिक बुक आप पढ़ते होंगे, ठीक है, वो बेसिक बुक आपका तैयार होना चाहिए। बेसिक यहां पर एक चीज की रिक्वायरमेंट, अगर आपने कभी भी एनसीईआरटी को पढ़ा है, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, सृजन के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे मॉडल उत्तर को देते हैं, ठीक है। मॉडल उत्तर के साथ ही साथ आपको इस मॉडल उत्तर के अंतर्गत कौन से आंकड़े, कौन से केस स्टडी, कौन सी ग्राफ, कौन से मैप का प्रयोग करना है, इन सब बातों पर चर्चा की जाती है, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो हमारा यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पर वापस से आते हैं। क्वेश्चन था कि वनाग्नि क्या है, सॉरी, वनाग्नि के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके प्रभाव पर चर्चा करनी है आपको, ठीक है। अब देखिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा। वनाग्नि का ये पूरा टॉपिक न्यूज में क्यों था, पहले इस बात को समझिएगा। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो हम लोग को करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए यहां पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स में आप देखोगे कि वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर का जो टॉपिक होता है वो हमेशा कभी ना कभी न्यूज में बना रहता है। क्यों भाई, आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, अभी मुझे याद है 2019-20 के राउंड में, ठीक है, बहुत भयंकर फॉरेस्ट फायर हुआ था, ठीक है। और वहां के जो कंगारू थे वो बहुत बुरी तरीके से मर गए थे, बहुत सारे कंगारू मर गए थे। जहाजों से पानी वहां पे डाला जा रहा था और वनाग्नि को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे वनाग्नि यूरोप के अंतर्गत देखने को मिले हैं पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। तो इसके कारण से ये पूरा टॉपिक लगातार न्यूज में रहता है। अब चूंकि न्यूज में रहता है तो पक्का इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया होगा या फिर इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ आंकड़े आए होंगे। तो यहां पर काम आता है आपका करंट अफेयर्स। अब आप करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हो, तो आप करंट अफेयर्स के लिए यहां पर विजन की मैगजीन अथवा मेंस 365, ठीक, ध्यान देना, मेंस 365 का जो नोट्स है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो। वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए वो सारे टॉपिक एक साथ दिए गए, ठीक है। अब समझिएगा बात को। वनाग्नि के संदर्भ में अभी रिसेंट में यूनेप ने, ठीक है, यूनेप जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, उसने एक प्रोग्राम जारी किया, ठीक है, एक फॉर्मूला तैयार किया। फॉर्मूला क्या है, वो है फायर रेडी फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फायर रेडी फॉर्मूला। अभी आपको कि फायर रेडी फॉर्मूला है क्या भाई, तो एक प्रकार का यूनेप ने चेतावनी दी और चेतावनी देकर इस बात को कहा कि भविष्य में वनाग्नि बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली भाई, क्योंकि जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि वैश्विक तापन बढ़ रहा है, और वैश्विक तापन बढ़ने के कारण से वनाग्नि की घटनाएं और तेज होंगी। इसलिए यूनेप ने यहां पर सभी देशों को एक सुझाव दिया कि आप सभी अपने अपने यहां पर फायर रेडी फॉर्मूला को तैयार करके रखो, ताकि अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो यहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इस फायर रेडी प्रोग्राम के अंतर्गत है क्या भाई, तो ये कहते हैं, ठीक है, कि इसके अंतर्गत जो 34% जो फंड होगा, ठीक है, वो प्रतिक्रिया पर खर्चा किया जाएगा। अर्थात जैसे मानिए वनाग्नि लग गया तो वनाग्नि लगने के बाद जो फंड खर्चा करना है वो टोटल फंड जो कि वनाग्नि के लिए अलॉटेड था उसका 34% यहां पर होगा। इसके अलावा जितने फंड होंगे, जैसे कि देखिए रिकवरी में, प्लानिंग में, प्रिवेंशन में और प्रिपेयर्डनेस में, अर्थात योजना, रोकथाम, तैयारी और रिकवरी के अंतर्गत 66% जो फंड होगा उसको यहां पर खर्च करने की बात कही है, ठीक है। तो यूनेप का जो फायर रेडी प्रोग्राम है वो करंट अफेयर्स में न्यूज था, क्योंकि यूनेप ने इस बात को कहा है कि आप सभी अपने अपने देशों में इस प्रोग्राम को तैयार करिए, जहां पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो 34% पैसा होगा वो सिर्फ प्रतिक्रिया पर खर्चा किया जाएगा, और इसके अलावा जो 66% पैसा होगा, 66% जो पैसा होगा उसको हम लोग इस आपदा को रोकने के लिए और आपदा के घटित होने के बाद रिकवरी के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 20% रिकवरी में प्रयोग हो रहा है, इसके अलावा प्रिवेंशन में 32% और इसकी तैयारी के अंतर्गत 13% यहां पर खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। इस बात को यहां पर यूनेप के अंतर्गत कहा गया, तो इस कारण से पूरा टॉपिक न्यूज में था। अब हम लोग प्रश्न पर वापस से आते हैं, ठीक है। ये तो था करंट अफेयर्स कि ये पूरा टॉपिक न्यूज में क्यों था। अब अगर हम लोग उस प्रश्न का उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं, आप सोचिए जरा दोस्तों, ठीक है, आप सोचिए कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख कैसे सकते हैं। प्रश्न बेहद सिंपल था। प्रश्न क्या था भाई, प्रश्न यहां पर आप लोगों का कि वनाग्नि के कारणों को बताते हुए इसके प्रभाव की चर्चा करनी है, ठीक है। तो आप यहां पर इंट्रोडक्शन की स्टार्ट कैसे करोगे, आप लिखना कहां से शुरू करोगे, इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। आप इंट्रोडक्शन में यहां पर क्या दे सकते हो, आप बताओ भाई इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कि हम लोग यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि रिसेंट में कुछ फैक्ट, ठीक है, कुछ आंकड़े, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं तो अभी हमने जो यूनेप का यहां पर एक फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूला का जिक्र करते हुए अपने आंसर राइटिंग की स्टार्ट कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक दूसरा और बहुत बेसिक अप्रोच है, वो ये है कि आप वनाग्नि के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप वनाग्नि के
ठीक है, वनाग्नि क्या होती है इसको डिफाइन कर सकते हो किसके अकॉर्डिंग, तो एनडीआरएफ के अकॉर्डिंग, जो भारत का राष्ट्रीय आपदा बल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप भारत में होने वाली वनाग्नि को डिफाइन कर सकते हो, या फिर यहां पर मैंने आप लोगों को जो आंकड़े, फैक्ट और इसका प्रयोग करने को कहा, उसका प्रयोग करते हुए आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब भाई वो फैक्ट कौन से, तो यहाँ पर आप फैक्ट कुछ देख सकते हो। फैक्ट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि वैश्विक रूप से जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उसमें 2030 तक 14% की और 2050 तक 33% और 2100 तक 52% की वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो रिसेंट में जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण से 2100 वर्ष 2100 तक में, ठीक है, अभी की वनाग्नि का 52% इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट यहां पर कही गई है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पर आप लोग प्रयोग किसका कर सकते हो, यूनेप का, कि यूनेप के अनुसार एक आंकड़ा कहता है कि वर्ष 2100 तक में 52% वनाग्नि में वृद्धि देखने को यहां पर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ आंकड़े आप लोग यहां पर और दे सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई जो 90% से जो अधिक वनाग्नि है वो मानव गतिविधियों के कारण से होती है। ठीक है, मानव गतिविधियों के कारण से होती है। एक आंकड़ा यहां पर आप लोग ये दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इस आंकड़े का प्रयोग अभी हम लोग मेन बॉडी के अंतर्गत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेन बॉडी में कहां करना है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिएगा, कह रहा कि भारत में वनों का 22.27% जो है वो वनाग्नि के अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र यहां पर कहा जाता है। और ये रिपोर्ट कौन सी है, ये रिपोर्ट है IFSR। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो होती है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के वनों का करीब करीब 25% वनाग्नि के लिए बहुत ही ज्यादा सुभेद्य है। ठीक है, वल्नरेबल है। इस बात को यहां पर आप लोग नोट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस टॉपिक से, इस आंकड़े से अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने कई प्रकार के इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा या तो हम कुछ फैक्ट प्रयोग करें, फैक्ट का प्रयोग करें, तो बताओ भाई कि वैश्विक स्तर पर अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2100 तक में 52% वनाग्नि में वृद्धि देखने को मिलेगी। एक आंकड़ा आपके पास ये रहा। दूसरा आंकड़ा क्या रहा आपके पास कि यूनेप ने इस बात को भी कहा है कि आप सभी फायर रेडी फॉर्मूला को लेकर के तैयार रहो, क्योंकि आने वाले समय में वनाग्नि बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ठीक है, एक आंकड़ा आप लोग का ये हो गया, एक इंट्रोडक्शन ये हो गया। दूसरा इंट्रोडक्शन क्या हो गया, आप बताओ कि भारत में जो वनों का 22% है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार वो वनाग्नि के लिए बहुत जोखिमपूर्ण है। ठीक है, तो कई प्रकार के इंट्रोडक्शन यहां पर हम लोग देख रहे हैं। यहां पर मैंने एक फैक्ट आप लोगों को अभी इग्नोर करने को कहा है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग मेन बॉडी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर शुरुआत होता है कि भाई कि आखिर में वनाग्नि का कारण क्या है। ठीक है, उस कारण को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आप लोगों का था कि वनाग्नि के कारण को बताते हुए वनाग्नि के संदर्भ में इसके प्रभावों को स्पष्ट करें। ठीक है, अब देखिएगा कारण क्या है, तो कारण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है आप लोगों का क्या, प्राकृतिक कारण, वनाग्नि का कुछ प्राकृतिक कारण होगा। दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण होगा मानव जनित कारण। और यही मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां पर जो 90% से अधिक वनाग्नि है जो कि मानव गतिविधि कारण से होता है, इस फैक्ट का प्रयोग आप लोग कहां पर करिए, मेन बॉडी के अंतर्गत यहां पर करिए। आप बताइए कि 90% जो वनाग्नि है वो मानव जनित कारणों से होती है। ठीक है, मानव जनित कौन से कारण होंगे भाई, आपका हो सकता है क्या यहां पर, आप बताओ कि झूम कृषि। ठीक है, जो झूम कृषि है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न इसको कहा जाता है, उसको हम कह सकते हैं यहां पर। आप बताओ कि कैंप फायर, ठीक है, जंगल में हम लोग जाते हैं क्या करने, टूर मनाने, टूर मनाते समय वहां पे कैंप फायर करते हो। कैंप फायर के कारण क्या होता है कि आग बढ़ जाती है, लग जाती है। इसके अलावा बताओ कि भाई जो सिगरेट है, ठीक है, वनों में जो काम करने वाले लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, वो क्या करते हैं, सिगरेट पीता हुआ फेंक देते हैं, और सिगरेट फेंकने के कारण से जो सूखी पत्तियां होती हैं उनके कारण से वहां पर आग लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको बहुत अच्छा यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं कि यूरोप की कंट्री है स्पेन। ठीक है, स्पेन में क्या हुआ कि स्पेन और उसके अगल बगल जो कंट्रीज है वहां पर ग्रामीण से शहरी प्रवर्तन हो रहा है, जो कि हमारे यहां भी होता है भाई, कि गांवों से लोग जो है जॉब की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। अब इसके कारण से हुआ क्या कि गांव के जंगल में जो वहां के वनों को साफ करने वाले लोग थे, जो वहां की सूखी झाड़ियों को साफ करते थे, सूखे पत्तों को हटाते थे, उनकी संख्या में बहुत कमी देखने को मिली। और चूंकि उनकी संख्या में कमी हुई, इसलिए सूखे पत्तों का वहां पर भंडार लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जैसे सूखे पत्ते कलेक्ट होना स्टार्ट हो, क्या हो रहा है, अब सिगरेट यहां पर आप फेंको, आग भयंकर लगेगी। और ये घटनाएं यूरोप के अंतर्गत बहुत सारी देखने को मिली है पिछले 2-3 वर्षों के अंतर्गत। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा कि मानव के कारण से कैसे कैसे आग और लगती है। इसके अलावा क्या होता है भाई, आप वाहन चला रहे हो, ठीक है, और जंगल के बीच से होकर जा रहे हो और वहां से कोई चिंगारी निकली या फिर कोई ट्रांसफार्मर से कोई चिंगारी निकला और आग फैल गई। ठीक है, ये कुछ मानव जनित यहां पर कारण है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। वो क्या होते हैं भाई, आप बताओ यहां पर कि जो आकाशीय बिजली है, ठीक है, जो आकाशीय बिजली है उसके कारण से भी यहां पर क्या हो रहा है, आग लग रहा है। ठीक है,
आप बताओ कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण से आग लग सकता है। आप बताओ कि जब लुढ़कते हुए चट्टानें ऊपर से नीचे गिरती हैं, ठीक है, तो उसके कारण से, भूस्खलन के कारण से क्या होता है, जो घर्षण क्रिएट होता है, जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो चिंगारी को उत्पन्न करता है, और वो चिंगारी क्या होती है, आगे चल करके वनाग्नि में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसको यहां पर आप लोग बता सकते हो। आप बता सकते हो कि पिछले 2 दशकों में वनाग्नि से जो जुड़ी घटनाएं हैं उसमें 10 गुना वृद्धि देखने को यहां पर मिली है, 10 टाइम्स वृद्धि देखने को यहां पर मिली है, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। ये था आपका इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी का पहला पार्ट। ध्यान दीजिएगा, मेन बॉडी में यहां पे 2 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न था कारण, और फिर था क्या उसका प्रश्न, आप लोगों का अगला वाला प्रश्न आप लोगों का ये था कि इसके प्रभावों को भी स्पष्ट करना है, ठीक है। तो कारण तो हमने यहां पर देख लिया। हमने क्या देखा कि प्राकृतिक कारण और मानवजनित कारण, हमने सारे प्रकार के यहां पर कारणों को आप लोगों को रीड कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंट में जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा था ना 2019-20 में, उसमें बहुत ज्यादा वहां पर आग लगी थी, और इसके कारण से उस पूरी गर्मी को ब्लैक समर का नाम दिया गया, ठीक है, काली गर्मी का नाम दिया गया, क्योंकि उस गर्मी के कारण से फॉरेस्ट फायर बहुत तेजी से बढ़ने को मिला था, ठीक है। भारत में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भारत में मार्च और अप्रैल जब सूखा बहुत भयंकर पड़ता है, ठीक है, उस टाइम पर वनाग्नि की घटनाएं बहुत तेजी से देखने को मिलती है, ठीक है। बात क्लियर हुआ। ये कुछ आप लोगों का बेसिक पार्ट था। अब यहां से आप लोगों का स्टार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रभाव, कि वनाग्नि का प्रभाव क्या होता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि वनाग्नि के 2 प्रभाव हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वनाग्नि के 2 प्रभाव को यहां पर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। पहला प्रभाव क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कभी भी अगर प्रभाव प्रश्न आए और वो बहुत क्रिटिकल निगेटिव प्रभाव ना हो तो आप लोग पॉजिटिव प्रभाव को बता सकते हो। जैसे कि अगर यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं तो छोटे पैमाने पर, ठीक है, अगर नियंत्रित वनाग्नि होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर नियंत्रित और कंट्रोल्ड वनाग्नि होती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं। कहा जाता है ना कि जो चीज दायरे में रहती है, अपने दायरे में रहती है, अपनी सीमा के अंतर्गत रहती है, वो कुछ ना कुछ अच्छा करती है, ठीक है। तो अगर वनाग्नि कंट्रोल में है, इसका मतलब क्या है कि वो वनों के विकास में योगदान देता है, ठीक है, वनों के नवीकरण में योगदान करता है। इस बात को आप लोग नोट कर सकते हो। आप बताओ कि जो व्यापक वनाग्नि के जो कारण हो सकते हैं ना, उसको कम कर सकता है। जैसे मान समझिएगा, अगर सूखे पत्ते थे, ठीक है, और कंट्रोल्ड वनाग्नि हुआ तो ये सूखे पत्ते खत्म हो गए। इससे क्या हुआ कि जो व्यापक वनाग्नि हो सकती थी उसको इसने कंट्रोल किया, ठीक है। आप बताओ कि वन संवर्धन के सिल्वीकल्चर जो होता है उसके अवसरों में सुधार करता है। आप बताओ यहां पर कि जो वन्य जीव हैं, ठीक है, उनको चारा के और उनको पर्यावास के अच्छे खासे यहाँ पर अवसर मिलते हैं और नई नई चारा यहाँ पे उत्पन्न होती हैं, जिससे जंगल के जो जानवर रहते हैं उनको यहाँ पर भोजन उपलब्ध होता है। तो इससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, लेकिन कब, जब कंट्रोल्ड वनाग्नि हो। ध्यान दीजिएगा। अब इसके निगेटिव जो निगेटिव इंपैक्ट होते हैं उसको यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। निगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, आप बताओ यहाँ पर कि जो पारितंत्र है, ठीक है, जो इकोसिस्टम है उस पर क्या होता है, बहुत नकारात्मक प्रभाव यहां पर पड़ता है। और जो डाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उसमें बहुत तेजी से कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जानवर मर रहे हैं, पौधे मर रहे हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा कारण यहां पर ये हो सकता है प्रभाव, ठीक है। आप बताओ कि जो वनावरण है उसमें यहां पर कमी देखने को मिलेगी। इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है 2021 की, उस रिपोर्ट के अनुसार वनाग्नि के कारण से भारत में वनों की जो क्षेत्र है उसमें कमी देखने को मिला, ठीक है। इसका आंकड़ा यहां पर आप लोग प्रयोग कर सकते हो। आप बताओ भाई कि एक तो हमने क्या प्रभाव होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। प्रभाव जब हम निगेटिव बता रहे हैं तो हमने पहला प्रभाव होता है पारितंत्र के ऊपर, ठीक है। सेकंड प्रभाव यहां पर आप लोग क्या बताओ, आप बताओ भाई कि जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों? तो पड़ ये रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर उत्पन्न हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उत्पन्न होगी इसके कारण से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर ये होगा आप लोगों का यहां पर पॉजिटिव फीडबैक का लूप जो होता है ना, उसको क्रिएट करता है। समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पॉजिटिव फीडबैक का लूप क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। कई बार लोग पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक के लूप में कंफ्यूजन कर जाते हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, जनरली जैसे मानिए जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण से क्या होता है ना, उसके कारण से क्या होता है कि जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है भाई। आकाश में जो बिजली चमकती है, जो थंडर स्टॉर्म होता है, उसमें विदाउट रेन, बिना बारिश की बिजली चमकती है, ठीक है। और हीट वेव यहाँ पर क्रिएट होता है जलवायु परिवर्तन के कारण से। ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन के कारण से ये सारे इंपैक्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। वर्षा में विसंगति उत्पन्न होती है। अब इसे देखो कि पूरा मानसून बीत गया, ठीक है, सावन बीत गया यहाँ पर, और गोरखपुर में बारिश बहुत नाम मात्र की हुई, ठीक है। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन का एक निगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ निगेटिव इंपैक्ट जलवायु परिवर्तन के यहाँ पर पड़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि तापमान बढ़ रहा है,
बारिश कम हो रहा है, ठीक है, हीट वेव ज़्यादा आ रही है और आकाश में जो बिजली चमक रही है वो बिना बारिश के चमक रही है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी। ध्यान दीजिएगा, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, और चूंकि वनाग्नि घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसका एमिशन होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ये निकल के क्या होगी, ये आपका परमाफ्रॉस्ट को पिघालेगी, ठीक है, ये क्या करेगी आपका कि जो कार्बन का एमिशन उसको प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित कर रही होगी, और ये सब फाइनली मिलकर क्या कर रहे होंगे, ये सब फाइनली मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप, अर्थात एक चीज दूसरे को सकारात्मक तौर पर प्रभावित कर रही होती है। अर्थात जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है, वनाग्नि को बढ़ा रहा है, वनाग्नि क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को फिर से बढ़ा रहा है। तो ये जो साइकिल है, ये जो लूप है, इसी लूप को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। अब इसे समझिएगा, अगर आप अपने उत्तर लेखन के अंतर्गत ऐसे कुछ की टर्म का प्रयोग करते हो ना, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि भाई इसको पॉजिटिव फीडबैक लूप पता है क्या होता है, ठीक है। आप ऐसे टर्म का प्रयोग वहां पर कर सकते हो। और समझिएगा, ठीक है, और क्या होता है भाई, पर्यावरण पे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट और पड़ता है यहाँ पर कि जो दूषित पदार्थ हैं, जो मृदा अपरदन है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है, मृदा की संरचना में बदलाव उत्पन्न होता है, जो जल संभर क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, ग्राउंड वाटर लेवल होता है, उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ प्रभाव आप लोग पर्यावरण के ऊपर बता सकते हो। इसके अलावा क्या बताओगे आप प्रभाव, इसके अलावा यहाँ पर आप एक प्रभाव और बताओ दोस्तों, ठीक है, आप यहाँ पर एक प्रभाव को और बताओ, वो क्या बताओगे यहाँ पर आप लोग, आप बताओ भाई, ठीक है, कि जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, ठीक है, जो सोशल इकोनॉमिकल इंपैक्ट होता है उस पर भी यहां पर असर पड़ता है। कैसे, तो चूंकि वन पारितंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और वन पारितंत्र को जब नुकसान पहुंचेगा, इसका मतलब क्या है कि जो वन के संसाधन थे उसमें कमी देखने को मिली। जब यहां पर कमी देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि आजीविका का संकट उत्पन्न होगा। जो लोग जंगल पर डिपेंडेंट रहते थे उन पर आजीविका का संकट यहां पर उत्पन्न होगा, और ये क्या करेगा, ये व्यक्तिगत संपत्ति को और जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचा होता है उनको नकारात्मक तौर पर यहां पर प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर आप बता सकते हो। आप बताओ भाई, और क्या होगा कि प्रदूषण के कारण से जो हेल्थ रिस्क है, ध्यान दीजिएगा, जो हेल्थ रिस्क है उस पर क्या होगा, उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और ये निगेटिव इंपैक्ट क्या कराएगा, ये आउट ऑफ पॉकेट खर्च जो होता है, ठीक है, जो आउट ऑफ पॉकेट खर्च होता है उसमें वृद्धि करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपैक्ट यहां पर आपके इस पर देखने को आप लोगों को मिलेगा, किस पर, वनाग्नि के प्रभाव के अंतर्गत। अब ये तो था आपका प्रभाव कारण, हमने दोनों चीजों को देख लिया। अब जब आप निष्कर्ष दोगे तो आप बताओ भाई निष्कर्ष के अंतर्गत कि हमको क्या करने की आवश्यकता है। तो इंट्रोडक्शन में देखा था कि यूनेप का जो फायर रेडी फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई कराने की आप बात कर सकते हो। आप बताओ कि भारत के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि आप बताओ यहाँ पर कि राज्य है, केंद्र है, वहाँ के लोकल्स लोग हैं, इन सभी को इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत शामिल किया जाए, ठीक है। हम लोग वनाग्नि को रोकने में ज़्यादा खर्चा करें, ठीक है, लोगों को जागरूक करें इस संदर्भ में कि भाई मानव जनित जो वनाग्नि होती है वो 90% अपनी भूमिका को रखता है। अगर हम लोगों को जागरूक कर देंगे तो वनाग्नि की संख्या जो होगी यहाँ पर ऑब्वियसली 90% डाउन हो जाएगी, ठीक है, ये बात समझिएगा आप लोग। इसके अलावा भाई भारत सरकार का एक है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया जो है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण, उसका यहाँ पर एक सिस्टम है फास्ट नाम का, ठीक है, फास्ट सिस्टम। ये है क्या, तो फायर अलर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। तो फायर अलर्ट सिस्टम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ताकि लोगों को, वन विभाग के जो कर्मचारी है उनको, वहाँ के लोकल्स को हम लोग जागरूक कर सके इस संदर्भ में, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का टॉपिक था। अब ऐसे टॉपिक रीड कैसे करना है, तो या तो आप लोग करंट अफेयर से रीड करो, ठीक है, मेंस 365 को फॉलो करो, विजन की मैगजीन को फॉलो करो, ठीक है, दृष्टि का आप करंट अफेयर देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, या फिर आपकी जो बेसिक फंडामेंटल बुक्स है, ठीक है, आप उसको उठाओ और वहाँ पर इस टॉपिक को सर्च करके उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये पूरा अप्रोच होगा आप लोगों का इस प्रश्न के अंतर्गत। अब ऐसे ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही सृजन के हर टॉपिक को आप लोगों को शेड्यूल पहले दे दिया गया है, आप लोग उस शेड्यूल को फॉलो करिए, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रश्न आने से पहले आप उस पूरे टॉपिक को तैयार करिए, और जब प्रश्न आए तो उसको वहां पर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोशिश ये करिएगा कि उस टॉपिक को जब आप तैयार करिए और जब आप उत्तर लिखिए उसमें एटलीस्ट 24 आवर का यहाँ पर ब्रेक रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस बात को पता चल सके कि आपने जो चीजें पढ़ी थी आप उसको अप्लाई कितना कर पा रहे हो, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। ऐसे ही जैसे मानिए ये प्रश्न था ना, अब मानिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न होमवर्क देता हूँ, ठीक है, प्रश्न नोट करिएगा आप लोग। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि जो अर्बन, ठीक है, जो फायर रिस्क है, आप लोग सुनते होंगे कि कभी दिल्ली में यहां पर आग लग गया, मुंबई में यहां पर आग लग गया, तो अर्बन फायर रिस्क क्या है, इसके कारण
ठीक है, इसके कारण प्लस इसके प्रभावों पर चर्चा करें। ठीक है, मैंने सेम मिलता जुलता टॉपिक आप लोगों को दिया है ताकि इसी टॉपिक के बेसिस पर जो लोग उत्तर लिखने की शुरुआत कर रहे हो वो इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। अर्बन फायर रिस्क बहुत न्यूज़ में रहता है क्योंकि हर साल दिल्ली में, मुंबई में कहीं ना कहीं पे बहुत भीषण आग लगती है और बहुत से लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को तैयार करिएगा। ठीक है, भारत की अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ी समस्या जो आप लोग देख सकते हो वो एक तरीके से ये मानी जा सकती है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग तैयार करिए। हम लोग सृजन के अंतर्गत ऐसे आंसर राइटिंग कराएंगे, जिसको भी सृजन ज्वाइन करना हो, ध्यान दीजिएगा, जिसको भी सृजन की आंसर राइटिंग ज्वाइन करनी हो, आप लोग ज्वाइन करने के लिए यूपीएससी हिंदी के इन 2 नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, 9519780078 पे कॉल करके आप यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 1200 रुपए में, सिर्फ 1200 रुपए में आपको यहाँ पर एक प्रॉपर 24 दिन की आंसर राइटिंग कराई जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है दोस्तों कि आप एक सिस्टम के अंतर्गत चल रहे होते हो। ठीक है, आपको प्रश्न मिलता है, आप लिखते हो, कॉपी चेक होकर मिलती है। ठीक है, प्रोसेस पूरा चल रहा होता है, तो आपकी रूटीन बनी रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो यहाँ पर डिसिप्लिन का, रूटीन का गैप मिलता है। उस रूटीन को फिल करने के लिए यूपीएससी हिंदी यहाँ पर आप लोगों के साथ खड़ी है। जिसको भी आवश्यकता हो आप लोग बैच ज्वाइन करो और आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में दोस्तों। उससे पहले आप सभी को आंसर राइटिंग को लेकर जो भी मन में डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं अथवा मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आप लोगों को जितने भी रिप्लाई हो सकते हैं सारे रिप्लाई दिए जाएंगे। जहां पर वीडियो की आवश्यकता होगी हम वीडियो बना के चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।